मित्रों, सभी का अभिवादन यू मैक्स एजुकेशन की ओर से। हिंदी, राजभाषा हिंदी, ऐसी वैसी भाषा नहीं, राजभाषा हिंदी, सबकी मुखिया भाषा हिंदी, मातृभाषा हिंदी, देश की स्वाभिमान की भाषा हिंदी, देश को जोड़ने वाली भाषा हिंदी और आपको नंबर दिलाने वाली भाषा हिंदी। ये आप बोलते जरूर हो, आप इसको प्रयोग में लेते जरूर हो, पर आपको पता होना चाहिए कि आप इसका बेहतर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उतना बढ़िया सुंदर इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं आप। क्योंकि हिंदी जो है ना, एक बोलचाल वाली अनौपचारिक अलग है, और जो दूसरी हिंदी है जो औपचारिक है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए जिन लोगों की ये धारणा है कि हिंदी क्या, हिंदी तो पढ़ लेंगे, वो बिल्कुल गलत धारणा है। क्योंकि हिंदी यूं ही पढ़ने की, जब तक आप गुरुमुख नहीं करेंगे हिंदी का, आप हिंदी जैसी चीज में पिछड़ जाएंगे। आज हम लेने जा रहे हैं, देखिए हम लोग हिंदी का आरंभ कर रहे हैं व्यंजन, है ना, व्यंजन। इससे पहले जो हमारी चर्चा हुई थी वो था वर्ण परिचय। मैं थोड़ा सा कल वाले का मैं रिव्यू करूंगा, है ना, वर्ण परिचय, और आज नए ढंग से हम इसको लेंगे। तो कल हमने ये बताया था कि देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये होते हैं स्वर, ये होते हैं स्वर। ठीक है, इसकी चर्चा की थी। अब इसमें अ, ई, उ और री, ये जो चारों हैं, इनको हमने कहा था कल ह्रस्व। इसी का एक और नाम है, इसका नाम है लघु। और जो बचे हुए हैं वो उनका नाम है दीर्घ। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इसे कहते हैं हम दीर्घ। दीर्घ का ही एक नाम क्या है? दीर्घ का ही दूसरा नाम है गुरु। ठीक है ना, ये चर्चा हमारी कल हो चुकी है। आज हम लोग लेने जा रहे हैं व्यंजन को। स्वर के बाद व्यंजन की बारी आती है, व्यंजन को देखते हैं। तो व्यंजन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है क, ख। मैं इसको बोलना और लिखना सिर्फ चाहता हूँ बार बार। देखिए, कोई भी चीज़ बार बार लिखने से, बोलने से, 4 बार 5 बार बोलने से, लिखने से आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में ये स्थान बना लेगा। तब आप पश्चाताप नहीं करेंगे, तब आप सीधे प्रश्नोत्तर कर सकेंगे। आपको ये पूरा याद होना चाहिए। क, ख, ग, घ, ङ, कल चर्चा की थी हमने। च, छ, ज, है ना, झंडे वाला झ और य। फिर हमारा तीसरा था ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी में आ रहा था एक ड़ और दूसरा आ रहा था ढ़, है ना। तो इसको हमें बढ़िया से जानना है, ये है क्या। इसे देखिए आप, एक है ड़, एक है ढ, और अपना जो चौथा है उसका नाम है त, थ, द, ध और न। फिर है प, फ, ब, भ और म। य, र, ल, व, श, श, स और ह। देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं बार बार रिवीजन करना चाहिए, बार बार। ये बिल्कुल कंठाग्र जिसे कहते हैं वो रहना चाहिए। कंठाग्र होगा तब जाके आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। अब देखिए,
इसमें जो है इसको हम कहते हैं वर्ग। वर्ग ये जो है ना, ये जो 25 अक्षर हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहा जाता है स्पर्श। अब देखिए, अब हम पारिभाषिक शब्द इसको कहते हैं स्पर्श। इन दोनों को हम कहते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन मतलब ये व्यंजन बाद में घुसे हमारी हिंदी में, ये बाद में हिंदी में घुसे, है ना। और स्पर्श का ही दूसरा नाम भी है, वो है वर्गीय वर्ण। वर्गीय वर्ण। और ये जो आपका पहला है ना, ये पहला जो पंचक है, इसका नाम है कवर्ग, दूसरे का नाम है चवर्ग, तीसरे का नाम है टवर्ग, चौथे का नाम है तवर्ग और पंचम का नाम है पवर्ग। ये हमें याद रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ ये पांचों खत्म हो गए। पचम 25, ये 25 जो होते हैं, ये वर्गीय वर्ण जो होते हैं, वर्गीय वर्ण और स्पर्श, ये 25 होते हैं। इसका नाम स्पर्श भी है। इसका एक और नाम है, वो नाम है स्पृष्ट। संस्कृत में से स्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। इस तरह से इसके 3 नाम हो गए। भाई मैं पूछ ले आपसे कि स्पृष्ट वर्ण कितने हैं, तो चक्कर नहीं खाना है, आपको कहना है साहब 25 होते हैं। स्पर्श वर्ण कितने हैं, 25 है। वर्गीय वर्ण कितने हैं, 25 हैं। इन्हें स्पृष्ट क्यों कहते हैं, स्पर्श क्यों कहते हैं? भाई स्पृष्ट और स्पर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बोलने में हमारे मुख के अवयव आपस में स्पर्शित होते हैं, टच करते हैं, छूते हैं एक दूसरे को। छूने को स्पर्श कहा जाता है। चूंकि वो एक दूसरे को कभी जिह्वा तालू से, कभी जिह्वा होठ से, कभी जिह्वा पिछले मुख के अवयव से, कभी होठ आपस में, ये सब चिपकते हैं। कभी दांत से चिपकते हैं, कभी मसूड़े से चिपकते हैं। सारे मुख के अवयव आपस में स्पर्शित होते हैं, इसलिए इसको स्पृष्ट कहा जाता है और इसको स्पर्श भी कहते हैं। ये 25 है। अच्छा, वर्गीय वर्ण क्यों कहते हैं इसको? वर्गीय वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन सब को हम वर्ग कहते हैं। 5-5 का एक वर्ग होता है। चूंकि ये सारे 5 बार को हम लेने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको वर्गीय वर्ण कहते हैं। कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, टवर्ग में 5, तवर्ग में 5, और इतनी बात आपको ध्यान रखनी। एक और बात रखनी है ध्यान, वो ये है, ये पहला जो है ना, ये पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण है। यानी कवर्ग का पहला कौन है? क है। चवर्ग का पहला कौन है? च है। टवर्ग का पहला कौन है? ट है। तवर्ग का पहला त है। पवर्ग का पहला प है। ये इसलिए ध्यान दे रहा हूं मैं क्योंकि इसी के आधार पे व्यंजन संधि आपके हस्तामलकवत हो जाएगी। यदि पता चला तुम्हें होश ही नहीं है ये स्पर्श कौन सा है, न पहला क्या करना याद करके, चौथा याद करके क्या करना है, तो छोड़ देना, फिर संधि बंदी कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला है। आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए कि पहला ये है, तीसरा ये है, पांचवा ये है, इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और आपको ही पता रहना चाहिए कि यर, अलावा, श, स, ये क्या हैं, कैसे हैं, क्योंकि कुछ के उधर रहने से कुछ काम अलग होता है और कुछ के उस तरफ होने से कुछ अलग काम होता है। इसलिए सारे कंठस्थ होना चाहिए। इसको स्पर्श कहते हैं, इसको यण कहते हैं, इसे अंतस्थ कहते हैं। देखिए, अभी तो हमने इसको बोल दिया वर्गीय वर्ण और स्पर्श, इसको हम बोलेंगे अंतस्थ। इसे क्या कहेंगे? अंतस्थ। और इसे कहेंगे ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, ये इसके नाम है। एक चीज और आपको याद रखना है, वो ये है, ये जो दूसरा अक्षर है ना, ख, छ, ठ, थ, फ, ऐसे याद कीजिए। तीसरा अक्षर कौन है? वर्गों का तृतीय वर्ण कौन सा है? वर्गों का तृतीय वर्ण है ग, ज, ड, द, ब। वर्गों का चतुर्थ वर्ण कौन सा है? वर्ग का चतुर्थ वर्ण है घ, झ, ढ, ध, भ। वर्गों का पंचम कौन सा है? वर्गों का पंचम है ङ, य, ण, न और म। ङयणनम, यमंगणनम बोलते हैं संस्कृत में। यमंग, यम, यम, ङ, ण, नम, ऐसे बोलते हैं, यमंगणनम।
लेकिन हिंदी में है ङ याण नाम, ङ याण नाम। इस तरह से हमारे ये पंचम वर्ण है। इतनी बात मालूम पड़ गई। अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है इनमें से, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं ये वर्ण नहीं सिखा रहा हूं, वर्ण तो सीख ही रहे हो आप। वर्ण के साथ साथ संधि में आप खुले हाथ हो जाओ, संधि आपको बढ़िया से आ जाए, व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन संधि बहुत टफ संधि है, टेढ़ी है, समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि बच्चों को ये नहीं आता है। तो चलिए एक चीज़ ले रहा हूं मैं, देखिए मैं लकीर कहाँ से खींच रहा हूं। ये देखिए हमने लकीर खींची है क ख के बीच से, ये देखो ये लकीर खींच दी मैंने और इधर आ गए हम, ये इस तरह से। ये जो लकीर खींची है इसको कहते हैं हम, इनको कहेंगे हम अघोष। क्या कहेंगे? अ घो और श। तो ये कुल कितने अक्षर हैं देख लेते हैं अघोष में। अघोष का मतलब इन अक्षरों के बोलने में गूंज पैदा नहीं होती है। मैं बोलता हूं देखिए क ख च ट त प, मतलब वैसी गूंज पैदा नहीं होती जैसी गूंज इन अक्षरों के बोलने में पैदा होती है, इसलिए इसको अघोष की श्रेणी में रखा है। और ये अक्षर हैं कितने, तो आप देख सकते हो, ये अक्षर गिन सकते हो 13 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यार अल्लाह इधर वाले में है। अच्छा इधर वाले जो अक्षर हैं ये सारे, इन सबको हम एक साथ बोलेंगे घोष वर्ण। ये कुल कितने हैं ये आपको बताना है कि ये कुल घोष वर्ण। मैंने बता दिया आपको कि अघोष वर्ण तो है 13, घोष वर्ण कितने वो देख के बताओ आप। चलो बताओ कितने हैं घोष वर्ण। और ध्यान रखना है अपने को, स्वर के बारे में भी ध्यान रखना है, स्वर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्वर भी या तो घोष है या अघोष है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो स्वर है ना, ये स्वर घोष में आता है। तो घोष में क्या क्या आएगा, सारे ये तो आएंगे, इसके अलावा प्लस स्वर भी कर दो, फिर देखो दोनों मिला के कितना आ रहा है। तो चलो गिन लेते हैं इसको। क ख च छ ट तो चला गया अघोष में। अब इधर बचा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और हाँ 20 और 11 कितने हो गए? ये सारे स्वर और ये सब मिला के हो गए आपके। स्वर तो हैं 11, तो और आपका जो ये संख्या है घोषों की, घोष की संख्या कुल हो गई, कितनी हो गई? 31। इसको ऐसे याद रख सकते हो, इसमें तो है 13 अब वो है 31, यानी 13 को उल्टा कर दो तो घोष बन जाता है, और घोष की संख्या को उल्टा कर दो तो अघोष बन जाता है। दोनों में आपस में संबंध है, वो 31 है और ये 13 है। घोष अघोष तो ये समझ गए ना, तो वास्तव में मजा आ जाए, आनंद आ जाए, क्योंकि घोष अघोष के कारण ही हमारी संधि जो है ना बनने वाली और बिगड़ने वाली है, इसलिए आपको बढ़िया से याद करना है। तो ये सब चर्चा हमने आज की आपसे, इसमें आपको बताना है कि ये क्या है, कैसे है, स्पष्ट अघोष अघोष वगैरह। अच्छा हमारी योजना ये है कि हम वर्णों के बारे में इसी क्लास में बारी बारी से 0 से एडवांस तक चले जाएं। तो ये 0 लेवल की बातें थी जो आपको जाननी थी, ये हो गया। थोड़ा सा आप कह सकते हो एडवांस बात आ गई, घोष अघोष वाली बात आ गई। और आप ये भी कह सकते हो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा का जो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, और वो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको मैं किस रूप में आगे बढ़ूंगा। अब मैं इन सब का थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मेरा पहले से दावा है, भारत नहीं विश्व की कोई भी परीक्षा हो रही हो हिंदी भाषा में, वहाँ वर्ण पूछा जा रहा हो, तो आप प्राथमिक स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप जो परीक्षा में आ सकते हैं वो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको। हम भाषा विज्ञान के तहत वर्णों का जो विश्लेषणात्मक बात है वो हम फिलहाल नहीं ले रहे हैं, वो थोड़ी सी चर्चा आगे की है, लेकिन जिसे बच्चे कठिन समझते हैं उन सब को हम यहाँ लेने जा रहे हैं। हमारा ये पहला स्तर कल स्वर का था, दूसरा स्तर आज का हमारा ये हो गया। इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये
घोष क्या है, अघोष क्या है, ये हो गया। अब हम ये देखेंगे इन अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान का मतलब होता है इन अक्षरों का उच्चारण मुख के किस अवयव से होता है। हिंदी भाषा की खासियत है कि हर एक अक्षर का, प्रत्येक अक्षर का कोई न कोई उच्चारण स्थान है, कोई न कोई उच्चारण स्थान है। जैसे उच्चारण स्थान कंठ है, ओष्ठ है, दंत है, नासिका है, इस तरह के 7, 8, 9, 10 उच्चारण स्थान है। एक तो हम उसको समझेंगे। अच्छा, दूसरा हम समझेंगे कि हमारे जो अक्षर हैं इनका उदात्त, अनुदात्त, स्वरित एक भेद ये है, इनका अल्पप्राण महाप्राण नाम का भी भेद है। तो चलिए, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो अक्षरों के विभेद हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है इनको सबको आपने समझ लिया होगा। अब हम थोड़ा सा स्तर ऊंचा करते हुए आगे चलते हैं और हम लेने जा रहे हैं, मैं ठीक से दिखा दूं आपको, हम लेने जा रहे हैं अक्षरों के जो नामकरण है, उसी संदर्भ में अगला पाठ लेने जा रहे हैं। अभी नामकरण में क्या क्या है, देखो कितने सारे नाम आ गए। देखना मेरे उंगली पे देखो आप, पहला आया स्वर, स्वर में आया ह्रस्व, स्वर में आया दीर्घ, स्वर में आया संयुक्त अक्षर, संयुक्त स्वर। स्वर को समाप्त किया, जब व्यंजन में आए तो व्यंजन में आया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। व्यंजन का आया प्रथम वर्ण कचटतप, द्वितीय वर्ण खचटतप, तृतीय वर्ण गजटतप, चतुर्थ वर्ण घजटतप, पंचम वर्ण ङ नमम, ङ नम। और इसमें आया घोष, अघोष। घोष वो होते हैं, मैं एक बार फिर से कर दूं, जिसकी आवाज में गूंज होती है वो घोष होते हैं, और जिनकी आवाज में गूंज कम होती है वो अघोष होते हैं। जैसे आवाज सुनो आप, ये जो टक टक की आवाज है ये अघोष है, और ढप ढप की जो आवाज है वो घोष है। तो टक टक का, टिक टिक का तीखी जो आवाज है वो है अघोष, और जो गूंज वाली आवाज उसे कहते हैं घोष। तो घोष अघोष जो आवाज है वो यूं ही नहीं, नाम नहीं रख दिया, ये वास्तव में इनकी ध्वनि ऐसी ही होती है, इसलिए आचार्यों ने इसे घोष और अघोष कहा है। तो ये बात समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन अक्षरों में कौन सा अक्षर तो अल्प प्राण है, कौन सा अक्षर महाप्राण है, कौन सा उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है, कौन सा स्वरित है, कौन सा विवार है, कौन सा श्वास है, ऐसे जो और वर्गीकरण है उसका बड़ा इजी सा मैं एक खाका बना देता हूं, आपको उस पे आना है। देखिए एक बार फिर से मैं सारे वर्णों को लेता हूं, क्योंकि अब हम दूसरी तरह से इन वर्णों को समझेंगे। क, ख, ग, घ, फिर च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। फिर हम लेंगे य, र, ल, व, श, श, स, ह। यहाँ देखिए, ये जो हमारा अक्षर है, इन अक्षरों को मैंने फिर से लिखा है, और हम सीखने जा रहे हैं इन अक्षरों में अल्प प्राण कौन सा है। अल्प प्राण एक तो ये, फिर हम सीखेंगे महाप्राण कौन सा है,
फिर हम सीखेंगे उदात्त कौन सा है, फिर हम सीखेंगे अनुदात्त कौन सा है, फिर हम सीखेंगे स्वरित कौन सा है, फिर हम सीखेंगे प्लुत कौन सा है, हम सीखेंगे अनुनासिक कौन सा है, फिर हम सीखेंगे निरनुनासिक कौन सा है। तो इस तरह से अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, उदात्त वर्ण, अनुदात्त वर्ण, स्वरित वर्ण, प्लुत स्वर, अनुनासिक और निरनुनासिक। इसी अनुनासिक को सानुनासिक भी नाम दिया जाता है, सानुनासिक। और निरनुनासिक कहा जाता है अननुनासिक, अननुनासिक। इन बातों को समझाने के लिए मैंने ये पूरे अक्षरों को यहाँ फिर से लिखा है। अच्छा, स्वर भी ले लेते हैं यहाँ पे हम। स्वर कौन कौन सा है? स्वर अपने पास है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो सारे अक्षर हमारे सामने आ गए। देखिए, जो वर्गीकरण होता है ना, वर्गीकरण में ज़्यादा महत्व हमारे तत्सम वर्णों का है। जो तत्सम वर्ण हैं उन्हीं का ज़्यादा महत्व होता है। हालांकि भाषा विज्ञान में जो ड़, ढ़ वगैरह है उसका भी कर रखा है, पर मेन जो दूल्हा है, मेन जो मुख्य बात है वो तत्सम शब्दों के बारे में है, तत्सम अक्षरों के बारे में है। तो बहुत सरल है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अल्प प्राण प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होंगे अल्प प्राण कहलाएंगे। देखो, तुरंत निपट गया मामला। देखा, जिसको ये पता हो कि पहला कौन सा है, तीसरा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, वो झट से बता सकता है कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अब देखिए, पहला तो है क च ट त प, और इसके अलावा अंतस्थ, देख लिया। 1, 3, 5 और अंतस्थ को क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो 1, 3, 5 कौन है? क च ट त प, ग ज ड द ब और य र ल व। इन सब को हम क्या कहेंगे? इन सब का सम्मिलित नाम है अल्प प्राण। कौन कौन सा आ गया? प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ में क्या आएगा? अंतस्थ में य, व, र, ल, ये अक्षर आएंगे। तो कुल कितने यण की यदि अल्प प्राण की संख्या गिनी जाए तो कितनी होगी? तो क च ट त प 5, ग ज ड द ब 5, ङ य ण न म 5, तो 5 5 5 3 बार 15 ये हो गए। और अंतस्थ कितने हैं? अंतस्थ हैं 1, 2, 3, 4। तो कुल कितने वर्ण हो गए? 15, 16, 17, 18, 19। 19 वर्ण ऐसे हैं, यानी 19 जो व्यंजन हैं वो आपके अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण है ये। अब हम महाप्राण पे आते हैं, जो कि 1, 3, 5 आ चुका है। तो यहाँ पे द्वितीय, चतुर्थ और ऊष्म वर्ण ये बच रहे थे देखा जाए तो। यहाँ ध्यान से देखिए, क च ट त प ले लिया हमने, ये ले लिया अल्प प्राण में। ग ज ड द ब ले लिया हमने अल्प प्राण में, और ङ य ण न म ले लिया मैंने अल्प प्राण में। तो अब क्या बचा? बचा दूसरा और चौथा, और इसको आप ले चुके हो अल्प प्राण में। अब क्या बचा? स स स ह बचा। तो हम ये सा बनाएंगे कि द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और स स स ह, इन सबको हम कहते हैं महाप्राण। ये आपको याद रखना है। अभी खाली
इसे नियम के तौर पे याद रखो। वास्तव में ये आपके नेचर में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई, वर्ग का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, उसके दो ग्रुप करेंगे हम। जो विषम वाले हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, और यर, लव, इसको तो कहेंगे हम अल्प प्राण। और जो वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है, ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ और स, 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 ह, इसको हम कहेंगे महाप्राण। इस तरह से अल्प प्राण, महाप्राण की बात आपके सामने आ गई। ये बात स्पष्ट हो गई, ये याद रखना है। अच्छा, उदात्त जो है ना, ये जो स्वर होते हैं, स्वर, और जो ये तीनों चीजें जो है ना, चारों, और ये पांचवा भी और छठा भी, ये सब के सब स्वर से संबंधित है। ये ध्यान रखो आप, ये सब स्वर से संबंधित है। कैसे? जिस अ का उच्चारण, जिस भी स्वर का उच्चारण ऊंचे स्वर में किया जाए, यानी जो गीत वाले लोग होते हैं या शास्त्रीय संगीत के लोग होते हैं, वो ऊंचे स्वर में अ, आ, ई वगैरह को बोलते हैं, वो अपना राग अलापते हैं। तो ऊंचे स्वर में बोले गए को उदात्त कहते हैं। और नीचे स्वर में बोला जाए, संगीत स्वर का देखो, तो नीचे स्वर में जो बोला जाता है उसको हम अनुदात्त कहते हैं। और जो बीच से बोला जाए, अ, ई, उसको स्वरित कहते हैं। अब देखो, तालु आदि स्थान के ऊपरी भाग से तालवादि स्थान माभ्यंतर प्रत्यश्चित्त द्वयम यस्य न तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम साथ करके इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। लेकिन जब हम उदात्त की बात करते हैं, तालवादी स्थान के ऊपरी भाग से उच्चार्यमान जो वर्ण होता है उसे हम उदात्त स्वर कहते हैं। और तालुवादी स्थान के निचले भाग से जिसका उच्चारण होता है उसको अनुदात्त कहते हैं। और तालुवादी स्थान के मध्य भाग से जिसका उच्चारण होता है उसे हम स्वरित कहते हैं। तो ये हो गया ऊंचे भाग से, ये हो गया नीचे भाग से, ये हो गया मध्य भाग से। देखो, तीर से पता चल गया, ये स्वर से संबंधित है पांचों बातें। तो ऐसा स्वर जो ऊंचा स्वर बोला जाए उदात्त है, जो नीचे से बोला जाए वो अनुदात्त है, जो मध्य भाग से बोला जाए, तालु आदि के मुख के मध्य भाग से बोला जाए वो स्वरित है। और प्लुत तो बहुत ईजी है। जिस किसी भी स्वर के बाद, जैसे हमारे पास स्वर है अ, इसके बाद लिखा हुआ है 3, हमारे पास स्वर है उ और आगे लिखा हुआ है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अ को अ नहीं बोलोगे, 3 की वजह से आप उसको लंबा बोलोगे अ। तो जिसे लंबा करके बोला जाए, जिस स्वर को, लंबा छोटा जो है ना, ये स्वर की विशेषता होती है। तो जिसे लंबा करके बोला जाए उसे प्लुत कहते हैं। अब जैसे बोलचाल में, हिंदी में या फिर म्यूजिक में प्लुत का प्रयोग खूब होता है। ओ रामा, ओ रामा, म के बाद जो अ है उसको हमने प्लुत कर दिया। अच्छा चलिए, मैं म के अ को प्लुत नहीं करता हूं, मैं रा के आ को प्लुत करता हूं। अरे वो राम, मैंने क्या बोला? अरे वो राम। अब रा में जो आ है उसको लंबा करके बोला हमने, तो रा में जो आ है वो प्लुत हो गया। तो ये बोलने वाले के ऊपर है कि वो किसको प्लुत करके बोलता है। आपको ध्यान होगा, ओम, जो वेद पाठी ब्राह्मण है या भारतीय संस्कृति और शास्त्र में जिनकी रुचि है, मंत्र वंत्र पाठ करते हैं वो, तो वो लोग ओम का पाठ क्या करते हैं। तो ओ के बाद, ये देखिए, ओ के बाद 3 और ये म, इसका मतलब ये है ओ को आप लंबा करके बोलोगे, ओ। अब ओ में लंबा बोला गया, उसके लिए हमने 3 लिख दिया पहले ही। तो ये क्या है? ये हमारा प्लुत है। बहुत ईजी है। जिसे लंबा करके बोला जाए हिंदी में चाहे संस्कृत में, उसे प्लुत कहते हैं। और जिसका उच्चारण मुख्य ऊपरी भाग से हो उदात्त है। जिसका उच्चारण, इन सब का प्रयोग संगीत वाले बहुत बढ़िया करते हैं। अच्छा
जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, उनके यहाँ उदात्त अनुदात स्वरित का भारी महत्व होता है। वो हाथ का प्रयोग करके, हस्त मुद्रा का प्रयोग करके उदात्त अनुदात स्वरित दिखाते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ऊपर के लिए उदात्त, नीचे के लिए अनुदात्त और मध्यम उच्चारण के लिए स्वरित का प्रयोग होता है। ये बड़ा खास है, समझे, बहुत ही विशेष है। यदि आप इन बारीकी को समझ जाओगे तो परीक्षक यहाँ से प्रश्न उठाएगा, झट से आपका प्रश्न हो जाएगा, और नहीं तो बंगले झांकते रह जाओगे। इधर उधर कहीं पढ़ रहे हो आप, जिनको खुद ही वर्ण ज्ञान नहीं है, इतिहास नहीं जानते हैं। भगवान पाणिनि ने वर्ण समाम्नाएं नाम की अपनी पुस्तक में इनकी सबकी चर्चा की है। ये जो हमारे अक्षर है ना, ये अक्षर निकले हुए हैं भगवान शिव के डमरू से, है ना। ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औ छाय वरट लन यमंगणनम झभय घटदस जब घटदस कप चटत चटतब कप सससर हल। ये जो ध्वनि है भगवान शिव के डमरू से कभी निस्तृत हुई थी और उसको पाणिनि ने ग्रहण किया था, और ग्रहण करके चले आए। उन्होंने अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक बना दी, और हम लोग उसी अष्टाध्यायी से हिंदी के सारे साजो सामान लिए हैं। ऐसा क्यों किया हमने उर्दू से क्यों नहीं ले लिया, फारसी से क्यों नहीं ले लिया? तो भाई उर्दू, अरबी, फारसी, भारतीय ध्वनि जो है ना, उससे कहीं मेल वेल नहीं खाते। वो उनका उच्चारण विधान अलग है, उनका संस्कार अलग है। मूल भारतीय संस्कृति में जो आपकी संस्कृत है, हिंदी है, पाली है, प्राकृत है, वो भारतीयता से मेल खाती है। और हिंदी जो हम बोल रहे हैं, उस हिंदी की प्रकृति पाली से मिलती है, इस हिंदी की प्रकृति प्राकृतिक भाषा से मिलती है, और इस हिंदी की प्रकृति संस्कृत से मिलती है। इसीलिए आर्टिकल 351 में साफ साफ लिखा गया है कि भाइयों, हिंदी को जब भी बढ़ाओगे, जब भी आगे बढ़ाओगे, जब भी नए शब्द बनाओगे, तो संस्कृत से बनाओगे, उर्दू से नहीं, फारसी से नहीं, अरबी से नहीं। इसलिए हमें ये बात जाननी चाहिए। यदि शुद्ध हिंदी आप सीखना चाह रहे हो, यदि आप संवैधानिक हिंदी राजभाषा सीखना चाह रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये जो हमारी राजभाषा है, हिंदी है, वो संस्कृत से, क्योंकि हमारी जो स्रोत भाषा है आर्टिकल 351 अनुच्छेद संस्कृत है। तो इस तरह से मैं आपको कहानी बताई कि कैसे भगवान पाणिनि ने भगवान शिव के डमरू की आवाज़ से ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हैबरट लन यमंगणनम झभय घड़दस जब घड़दस खफ छठत चटताओ कपय ससर हल को लिया, और लेके उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। आज से 5000 साल पहले उसी अष्टाध्यायी का नकल करके आज हम हिंदी का पोषण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जितने भी नाम है ना, उदात्त अनुदात स्वरित प्लुत अनुनासिक नासिक, ये सब स्वर के विभेद है। अब चारों पांचों बता दिए हमने, अनुनासिक और निरनुनासिक नहीं बताया। तो स्वरों में अब समझना आप, मैं इसको आगे कर देता हूँ, इसको सुरक्षित समझना है। स्वरों में जब आप नाक से बोलते हो स्वरों को, बहुत सिंपल है ये। यदि आप किसी स्वर को नाक से बोलते हो तो वो कहलाता है अनुनासिक स्वर, और यदि आप स्वर को नाक से नहीं बोलते हो तो उसको कहते हैं निरनुनासिक स्वर, या उसी का नाम है अननुनासिक स्वर। मैं बोल के बताता हूँ, देखिए। अ आ ई ऊ ए ओ, मैं जानबूझ के नाक से बोल रहा हूँ। ये सारे स्वर कैसे हैं? अनुनासिक हैं। अब मैं बिना नाक से सहायता के मैं अक्षरों को, स्वरों को बोलूँगा। स्वर है अ, ये देखो निरनुनासिक है। आ निरनुनासिक है। ई निरनुनासिक है। तो अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये मैंने निरनुनासिक या अननुनासिक स्वर बोले। और यदि मैं ऐसा बोलता हूँ अ आ ई ऊ, उसको हम सानुनासिक या अनुनासिक स्वर कहेंगे। बहुत समझने की चीज़ है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आपको लिखा रहेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। यदि आपने हमारी बात सुन ली है तो ये सब समझ में आ जाएगा।
तो हमने बोलना तो सीख लिया, अनुनासिक स्वर को, निरनुनासिक स्वर को। इसको लिखा कैसे जाता है? जैसे आपने देखा उदात्त अनुदात्त स्वरित में, प्लुत में, प्लुत ऐसे लिखा, 3 के साथ लिखा जाता है। उदात्त को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उदात्त वेद मंत्रों में उदात्त के ऊपर नीचे ऐसा चिन्ह लगता है, अनुदात्त में ऐसा चिन्ह लगता है, स्वरित में कुछ नहीं लगता है। तो इस तरह से उनकी चिन्ह है, इस पर हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। हम केवल ये बताना चाह रहे हैं अनुनासिक और निरनुनासिक क्या है, उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है। प्लुत तो लंबा वाला जो उच्चारण वो प्लुत है, जिसको 3 से बताते हैं। अनुनासिक और निरनुनासिक को समझ लेते हैं, चलिए। अनुनासिक और निरनुनासिक ये कैसे होगा देखिए। हमने लिखा अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो है ना, ये सारे के सारे कैसे स्वर हैं? ये अनानुनासिक है, अनानुनासिक, अनानुनासिक, ये अनानुनासिक है। अब मैं अनुनासिक ले लेता हूं, अनुनासिक ले लेता हूं। देखिए अनुनासिक, ये देखिए अनुनासिक ले रहा हूं। अब लूंगा मैं ऐसे आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सब क्या है? ये सारे के सारे अनुनासिक स्वर हैं। तो ये था निरनुनासिक और अनुनासिक का, आपने ये समझ लिया। हमने अब तक जो जानकारी दी आपको, उसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है ना, और इसके बाद कौन सा आपका अनुनासिक है, कौन सा निरनुनासिक है। ये सब बातें हमने आपके सामने रख दी, है ना। तो अब हमारे सामने जो प्रश्न बना, वो सारे प्रश्न आपके सामने हैं। देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका वर्ण कहीं से भी कुछ भी पूछेगा, सब आप कर लोगे, क्योंकि किसी भी किताब में इस तरह से पूरी बात डिटेल में नहीं दी हुई होती है। बच्चे बस काम चलाओ ले लेते हैं, और यहाँ से प्रश्न उठा देता है परीक्षक, बच्चे लटक जाते हैं बेचारे। तो आपको पूरी बात सीखनी होगी। ये थोड़ा सा उच्च स्तर की बात है। अरे वैसे भी ये हमारी क्या है, संस्कृति का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम खामखा दुनिया भर की बातें दूसरे लोगों की सीख रहे हैं, और अपनी जो इतनी महत्वपूर्ण धरोहर है, इसके बारे में जानकारी नहीं हमारी। हम ऊट पटांग बातें दुनिया भर की सीख रहे हैं, अंग्रेजी का एकदम बाल की खाल उधेड़ रहे हैं, और अपनी जो आपके जो पूर्वजों की भाषा है, हमारे पूर्वजों की जो भाषा है, जिसमें इतनी वैज्ञानिकता भरी हुई है, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। कितना सौंदर्य है, जैसा है वैसे ही बोला जाता है, और सबका व्यवहारिक प्रयोग है। मैं कहता हूँ प्लुत है क्या अंग्रेजी में? नहीं मिलेगा। उदात्त स्वर है क्या अंग्रेजी में? नहीं मिलेगा। अनुदात्त स्वर है क्या अंग्रेजी में? नहीं मिलेगा। ओ डेविड, और डेविड में वी को बड़ी करके बुला रहे हैं, उनके पूछना जरा वी बड़ी हो रही है, क्या है ये? तो कहेगा लॉन्ग स्वर, लॉन्ग डिप्थंग। तो ऐसे थोड़ी होता लॉन्ग डिप्थंग। हमारे यहाँ इसका नाम है प्लुत। ये देखो, आप किसी को कह रहे हो मोहन के भाई का बेटा, मोहन के भाई का बेटा, 5 शब्द बोल रहे हो, तो अंग्रेज ऐसे ही करते हैं, वो किसी को 5 शब्दों में बुलाते हैं। और हमारे यहाँ सबका प्रयोग हो रखा है, हम बोलते हैं प्लुत। मोहन का भाई का बेटा नहीं, हम बोलते हैं राम। मोहन का भाई के बेटे का क्या नाम है? राम नाम है, हम तो राम बोलेंगे। और अंग्रेज भाषा के मामले में क्या करते हैं? मोहन का भाई का बेटा ऐसे बोलते हैं वो। तो क्योंकि हमारा जो भाषाई अध्ययन है ना हिंदी का और संस्कृत का, बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्ण है,
हजारों साल का इतिहास इसमें छपा हुआ है। तो बड़ा रोचक है, अच्छा इजी है, सरल है, ऐसा नहीं है अंग्रेजी की तरह कल्पना करते रहो कि इस शब्द का उच्चारण क्या, उस शब्द का उच्चारण क्या। जैसा लिखा वैसे ही उच्चारण है। चलिए हम इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ा के अब हम आते हैं किस अक्षर का क्या उच्चारण है। तो वर्ण वाली बात पूरी हो जाएगी, फिर मैं वर्णों को तोड़ना सीखेंगे अगली मीटिंगों में। तो अब मैं लेने जा रहा हूँ कि भाई जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है। हम क्या सीखने जा रहे हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको हम कहेंगे वर्णोद्भव, वर्णोद्भव स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है ना। तो वर्णों का उच्चारण स्थान में एक बार फिर से हमें लेना पड़ेगा। जैसे देखिए अ, आ, अब मैं स्वर व्यंजन सब मिला के लिख रहा हूं ताकि बता सकूं किसका क्या उच्चारण स्थान है। आपको वो पूरा जो वर्ण है, दो दो बार लिखा मैंने, तीन तीन बार लिखा है, उसका नक्शा दिमाग में तैयार रहना चाहिए। उसी में से लेके मैं लिख रहा हूं। देखिए अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, विसर्ग। अनुस्वार विसर्ग की चर्चा भी आ रही है यहाँ पे। देखिए इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है, कंठ है। इस कंठ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंठ है। इसका मतलब ये हुआ इन सारे अक्षरों के उच्चारण में हम कंठ का सहयोग लेते हैं। मुख्य रूप से कंठ इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। अब ये याद रखना है आपको। परीक्षक कैसे प्रश्न करेगा, अब इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, वो हमें बेसिक पूरी जो बात है वो याद होनी चाहिए। चलिए दूसरा लेता हूं मैं ई, बड़ी ई, य, श, चवर्ग, च, छ, ज, झ, य। इन सब का उच्चारण स्थान पता है क्या है, इन सब का उच्चारण स्थान तालु है। तालु है, ये हमें ध्यान रखना है। अब क्या बचा, अब क्रम से देखते जाओ। मैंने कवर्ग लिया, थोड़े से दूसरे अक्षर स्वर में से दो ले लिए, मैंने स्वर में से दो लिए और च छ ज झ यहाँ ले लिया, उसको तालु कहा। अब मैं लेता हूं री या बड़ी री, र, श, ट, ठ, ड, ढ, ऋटुसाना मूर्धा। अब देख रहे हो इन सब का उच्चारण स्थान क्या, मूर्धा है। मूर्धा किसे कहते हैं, कंठ के आगे वाला हिस्सा और तालु का पिछला हिस्सा। तालु कहते हैं जब हम लोग कुछ खाते हैं तो चिपक जाता है ऊपर वाले हिस्से में, उस ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा सा अंदर की तरफ जो स्थान है उसे मूर्धा कहते हैं। आप उच्चारण करके देख लो ना, उच्चारण करेंगे तो ट, ठ, देखो जीभ कहाँ जा रही है, जीभ जहाँ जा रही है उसी को मूर्धा कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, जीभ पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, टच कर रही है, जब जाके हम मूर्धा वाले वर्णों का उच्चारण कर पा रहे हैं। ये है वैज्ञानिकता हमारे हिंदी वर्णों की। तो इसका नाम है मूर्धा, इसका उच्चारण था मूर्धा है। इसके बाद हमारे पास एक शब्द है ल, त, थ, द, ध, न।
इसका उच्चारण स्थान है दंत। दंत ऐसे भी लिखते हैं, वो दंत ऐसे भी लिखते हैं। मतलब आप जब ल बोलोगे ना, ल तो आपकी जीवा ल के पास आएगी। आप जब त बोलोगे ना, बिना जीवा को दांत के पास लाए आप त बोल ही नहीं सकते। तो बार बार जीवा को दांत के पास आना पड़ता है, तब जाके इनका उच्चारण हो पाता है। इसलिए इसे कहते हैं दंत उच्चारण स्थान वाले वर्ण। स, इसको देखो, स। एक होता है श, वो श ऊपर आ चुका है शायद, ये देखो ये श ऊपर आ चुका है, इसका उच्चारण है तालु। श। जो जिनकी स्कूलिंग ठीक से नहीं हुई है वो लोग सारा कचरा करके बोलते हैं, उनके बोली से साफ उनका वो कचरा दिखाई दे जाता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो लोग। आपने सुना होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं वो शाबजी ऐसे बोलते हैं बेचारे, शाबजी, क्योंकि उनको उनका उच्चारण ऐसा ही है, वो श बोलते हैं। जबकि शाब में सपेरा का सा होता है, तो होना चाहिए साहब होना चाहिए, वो शाबजी बोलते हैं वो। और आप भी उस बहादुर की तरह अशुद्ध बोलना चाहते हो, बोलो शाबजी। तो सबका उच्चारण यदि नहीं जानोगे ना, आप शुद्ध बोलोगे ही नहीं, और आपकी मूर्खता, आपकी न्यूनता, आपकी अयोग्यता आपकी भाषा से झलकेगी। इसलिए बहुत सावधानी से इनको सबको सीखना है। इनका उच्चारण स्थान चूंकि दंत है, दांत के पास लाके बोलो इसको। इसका उच्चारण स्थान चूंकि तालु है, तो जीवा को तालु पे ले जाओ ना, क्या दिक्कत है। श, शंकर, शंभु, शिव, शयन, स्वप्न का स दंत स है। इसलिए इसको बहुत सी प्रांतीय भाषा में दंत श और तालव्य श इसको कहते हैं। इसको और बताएंगे बाद में, आगे देखिए। ये छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, पवर्ग में अक्षर कौन कौन सा आएंगे, प, फ, ब, भ, इन सब का उच्चारण है ओष्ठ। क्या उच्चारण है, ओष्ठ। ये उच्चारण इसका। अब देखिए, अब क्या क्या बच गया वर्णमाला में। ये बच गया, आई बच गया, ओ बच गया, औ बच गया, व बच गया, व कहीं नहीं आया अभी तक, है ना। तो देखिए ए आई का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु। आपको पता है ना, आई में अ है और ई है, तो अ का कंठ हो गया, ई का तालु हो गया। तो कंठ तालु उच्चारण स्थान है ए और आई का। औ का पता आपको कैसे बनता है। औ बनता है अ से और ऊ से। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसको क्या लेंगे हम, अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये हो गया कंठ और ओष्ठ। ब का उच्चारण स्थान बोलने से पता चल रहा है, दंत और ओष्ठ है। दंत कैसे है, व बोलने में दांत का सहयोग ले रहे हैं और साथ ही साथ व बोलने में हमारे होठ काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा दंतोष्ठ। ये सारे के सारे उच्चारण स्थान है। अच्छा, हम लोग भारत में रहते हैं इसलिए हम भारतीय कहलाते हैं। ये भी सारे जो उच्चारण स्थान है, चूंकि इनका स्थान कंठ है, इसलिए इन वर्णों का नाम होगा कंठ्य वर्ण। क्या होगा, कंठ्य वर्ण। ये वर्णों का नाम हो कंठ्य वर्ण। इनका सबका उच्चारण स्थान तालु है, इन वर्णों को कहा जाएगा तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण। इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसको हम कहेंगे मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण।
इन सब का उच्चारण स्थान दांत है, इसको कहेंगे दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण। इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसको कहेंगे ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण। इन सब का उच्चारण स्थान ए आई का कंठ तालु है, इसको बोलेंगे कंठ तालव्य वर्ण। कंठ और तालव्य। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ माना जाएगा। कंठ और ओष्ठ माना जाएगा। ब का उच्चारण स्थान दंत्य और ओष्ठ्य होगा। तो देखा आपने, ये सारे हमने आपके समक्ष चीज़ों को रखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आज आपके सामने मैं दे पाया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि महत्वपूर्ण बात आप देख रहे हैं। आप विश्वास मानिए, भारत के किसी भी परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आएगा वर्ण से संबंधित, आप इसका अनुशीलन करके, आप इसका मंथन करके, चिंतन करके अनेक सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। बहुत आनंददायक है ये, बहुत रोचक है ये। एकदम उचित सूचना जो आपको चाहिए वो दी हुई है हमने। ये उच्चारण स्थान है, ये शब्दों के अक्षरों के नाम हैं। क ख ग घ अ आई कैसे वर्ण है? कंठ वर्ण है। ई ई य श च छ ज झ वर्ण कैसे हैं? तालव्य वर्ण है भाई। प फ कैसा वर्ण, ट ठ कैसा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। और आपका त थ द ध न कैसा वर्ण है? तो दंत्य वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण दांत से होता है। प फ ब भ म कैसे वर्ण है? तो ओष्ठ वर्ण है। और कंठ और तालु से उच्चारण होने के कारण ए और ऐ कैसे वर्ण है? कंठ तालव्य हैं। कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होने के कारण ये कंठ ओष्ठ हैं। और वह एक अकेला ऐसा अक्षर है व्यंजन का जो दंत्य और ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला माना जाता है। ये हमने आपके समक्ष रखा। ये क्या था? ये वर्णों का उच्चारण स्थान था। वर्णों का उच्चारण स्थान था। अब मैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बाद इन वर्णों को कैसे जोड़ा जाता है, इन वर्णों को कैसे जोड़ा जाता है, इसकी चर्चा अगले सत्र में करता हूँ। तो आज का जो ये पूरा आपका ये सत्र था 1 घंटे का, उसमें आपने देखा कि वर्णोद्भव स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का खास करके व्यंजन का जो घोष नाम है, अघोष नाम है, इसके जो आपके उदात्त अनुदात्त स्वरित नाम थे जो स्वर से संबद्ध थे, उन सबको हमने आपके सामने रखा। तो इस चीज़ को यहाँ समाप्त करते हैं और अब हम अगला टॉपिक अगले सेशन में लेंगे। इसके लिए आपको हमारी प्रतीक्षा करनी है। ये हो गया आपका व्यंजन से संबद्ध तमाम जानकारी, है ना। अब हमारा अगला सेशन है और वो संबंधित है, वर्णों से ही संबंधित है वैसे तो मैं पहले ये सत्र कहेंगे हम इसे हिंदी में। ये सत्र कौन सा है? सत्र 3 शुरू कर रहे हैं हम। इससे पहले आपने सत्र सेशन कौन कौन सा था? सत्र 1 सुना आपने, फिर इसके बाद सत्र 2 सुना आपने, और अब हम लेने जा रहे हैं, ये दोनों सत्र हो गए आपके सामने। अब हम लेने जा रहे हैं सत्र 3 को। सत्र 3 में हम जो बात सीखेंगे उसका मैं एक बार विवरण दे देता हूँ। देखिए, सत्र 3 में अब हम सीखेंगे व्यंजन स्वर मिलन। दूसरा हम सीखेंगे
व्यंजन व्यंजन मिलन। इस चीज को हम लेने जा रहे हैं मूल रूप से तीसरे सेशन में, सत्र 3 में, जो वर्ण परिचय का ही तीसरा भाग है। वर्ण परिचय, हम ये कह सकते हैं वर्ण परिचय 3, ये हमारा सेशन अब आरंभ होने जा रहा है। वर्ण परिचय 3, तो इसको आप ध्यान से इसे देखिए और हमारे साथ चलिए, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो क है ना, क के साथ अ जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके बनाएंगे क। क के साथ आ जोड़ोगे ये दोनों मिलके बनाएंगे का। क के साथ यदि आप ई जोड़ते हो तो दोनों मिलके बनाते हैं की। और इस क के साथ यदि आप बड़ी ई जोड़ते हो तो दोनों मिलके बनाते हैं की। क के साथ यदि आप ऊ जोड़ते हो ये बनता है कू। और क के साथ बड़ा ऊ जोड़ते हो तो ये बनता है कू। क के साथ यदि आप री जोड़ते हैं तो ये हो जाता है क्री। और इसी क के साथ यदि बड़ी री जोड़ोगे आप तो ये बनेगा क्री। क के साथ यदि आप ए जोड़ते हो तो ये होगा के। क के साथ यदि हम आई जोड़ेंगे ये दोनों मिलके बनाएंगे कई। और क के साथ यदि आप ओ जोड़ते हो तो दोनों मिलके बनाते हैं को। इस तरह से क के साथ यदि आप औ मिलाते हो तो ये दोनों मिलके बनाते हैं कऊ। क के साथ यदि आप अनुस्वार जोड़ते हो तो ये दोनों मिलके बनाते हैं कंग। क के साथ यदि आप विसर्ग जोड़ते हो तो ये दोनों मिलके बनाते हैं कह। यदि इस क के साथ आप चंद्रबिंदु जोड़ देते हो तो ये बनता है कां। ये कौ कहाँ लिखा जाता है? तद्भव शब्दों में लिखा जाता है। कंवर है ना, फूल कंवर। ये हमने इस चीज को पूरा किया, इस चीज को पूरा किया। यदि आपको ये समझ में आ गया हो, अब आपको प के साथ यही काम करना है जो मैंने किया है। प के साथ देखिए, हमारा है, जैसे मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर हमारा क और मिला के हमने बनाया 12, ये बनाया 13, ये बनाया 14, ये बनाया 15। ये हमने दिग्दर्शन दिया आपको। दिग्दर्शन का मतलब होता है दिशा का सामान्य देखना। अब शब्द देखो, दिग्दर्शन, दिशा पूरब है, किसी ने कहा कि देखो ये दिशा पूरब है, बस मोटा मोटी जो दिशा देखी है उसको दिग्दर्शन कहते हैं। और जब विस्तार से डिटेल्ड स्टडी या वर्णन करते हैं तो सूक्ष्मेक्षण कहते हैं उसको। दिशा
की तरफ सामान्य दृष्टि डालना दिग्दर्शन है, और दिशा की तरफ विशेष दृष्टि डाल के सबको समझना वो दिग्दर्शन नहीं है, वो सूक्ष्म है। तो आपने देखा अभी मैंने अ के साथ एक सामान्य जानकारी दी। अब मैं चाहता हूँ आप प के साथ ऐसा ही करें जैसा मैंने किया है। प के साथ अ जोड़ेंगे तो कुल कितने हो गए? ये कुल ये 12, 13, 14 हो गए, 15 हो गए। आपको भी एक से लेके 15 तक कैसा कैसा बनेगा वो आपको लिख के बताना है। तो चलिए भरिए इसको। अ से लेके प में अ जोड़ा तो प बनेगा। इसको कर देता हूँ मैं, एक दो कर देता हूँ। देखिए प में अ जोड़ा तो प बना। अब यहाँ पे क्या बनेगा भाई? प में आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? इसको बताइए, ऐसे इसको बताइए, ऐसे बताइए। यूँ करके आप 15 तक आइए। एक बार बनाइए इसको। कोशिश कीजिए। तो ये वीडियो आपके पास है। आप, यही तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। कोई भी अनाड़ी बच्चा, मैं तो कहता हूँ विदेशी भी कोई जो सामान्य हिंदी जानता हो, ये बैठ के हिंदी में पारंगत हो सकता है। हम लोग तो हिंदी बोलना जानते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ मेरी शैली देखिए, मेरी शुद्धता देखिए, मेरा जो आरोह अवरोह क्रम है उसे देखिए। मैं तो कहता हूँ आप मानक रूप में मुझे ब्रह्मा मान के कि हमारी हिंदी का ब्रह्मा है ये, हम जो बोल रहे हैं उसका अनुकरण कीजिए। आप एकदम उच्च कोटि की हिंदी सीख जाएंगे। जो समाचार वाचन वाले दिल्ली से जो समाचार वाचन करते हैं वो भी इतना शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, मैंने देखा है। वो भी इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। हम चूँकि हिंदी के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं, हमने लगातार हिंदी की सेवा की है। मेरा नाम आचार्य दामोदर है। मैं बीच में बता दूं आपको, मेरा नाम आचार्य दामोदर है और मैंने वर्षों तक कॉलेज में सेवा दी, संस्कृत शिक्षा विभाग में रहे, गवर्नमेंट कॉलेज में रहे, और अब मैं स्वतंत्र रूप से हिंदी अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो मेरी शिक्षा दीक्षा कोई गली कूचे में नहीं हुई है। मेरी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई है। देश ही नहीं विश्व के मूर्धन्य जो विद्वान हैं उनकी सेवा का मुझे मौका मिला। तो मेरे पास जो एक स्वाभिमान है, मेरे पास जो हिंदी के बारे में जो मुझे स्वाभिमान है, वो उन्हीं आचार्यों की देन है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी एक एक उच्चारण विधि, मेरा एक एक वाक्य आपका प्रश्न है। आपका जिंदगी हिंदी से संबद्ध कोई भी प्रश्न हो, सब बढ़िया से हो जाएगा। तो मैंने ये रखा है तीसरे चरण में, इसको हमने नाम दिया है क्या? व्यंजन स्वर मिलन, ये नाम दिया है। ये यदि आपका सही है तो चलिए अब हम आते हैं, कुछ शब्दों को लेंगे और उन शब्दों को हम इस क्रम में तोड़ के देखेंगे कैसे होता है ये। चलिए, क्योंकि अभी तो हमने केवल क लिया और प लिया, जबकि अक्षर कितने हैं? अक्षर 33 हैं। ख है, ग है, न है, च छ ज झ य है, ट ठ ड ढ ण है, त थ द ध न है, प फ ब भ म में से केवल प लिया हमने। अब बचा फ ब भ म, फिर बचा य र ल व, बहुत सारे अक्षर बच रहे हैं। सबके साथ यही परिकल्पना करनी है, यही चीजें करके आपको बतानी है। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। हम यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक कहते हैं एट रैंडम को, अचानक कहीं से कुछ भी ले लेते हैं, फिर उसको उसका वर्णच्छेद करके देखते हैं। आइए,
हमारा टॉपिक है आपका, अब जो टॉपिक है वर्ण का जो तृतीय सत्र है, उस हमारा टॉपिक है वर्णच्छेद। वर्णच्छेद, इसको तोड़ोगे ना, इसका विच्छेद करोगे तो ऐसा बनेगा वर्ण धन छेद। बीच में च घुस आता है, ये व्यंजन संधि के कारण होता है। तो व्यंजन संधि जब सीखेंगे तब बताएंगे हम आपको। फिलहाल आपको ये देखना है कि हम वर्णच्छेद कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास शब्द है रामायण, इसका वर्णच्छेद होगा र आ म आ, य में अ है। य जितने भी अक्षर होते हैं ना, इस सब अक्षरों में कोई न कोई स्वर बैठा होता है। उन स्वरों को बाहर निकालना हमारा वर्णच्छेद कहलाता है। रामा, य में अ है, ण में भी अ है, ये बन गया रामायण। समझे, ये रामायण बन गया। ऐसे ही मैं और शब्द लेता हूं, अब आपको तोड़ना है ऐसा है ना। रमणी, वैतरणी, पौरुष, संदीपनी, कैलाश। इन सारे शब्दों का आप वर्णच्छेद कीजिए, हाथों हाथ वर्णच्छेद कीजिए। जैसे मैंने रामायण को अलग अलग किया है, ऐसे आपको इन सारे अक्षरों को तोड़ के बताना है। ये तो साफ दिख रहा है, रामायण में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 अक्षर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं संख्या दे रहा हूँ, 8 है ये। आप बता सकते हैं रमणी में कितने अक्षर हैं? क्या आप ये भी बता सकते हैं वैतरणी में कितने अक्षर हैं, पौरुष में कितने अक्षर हैं, और संदीपनी में कितने अक्षर हैं, कैलाश में कितने अक्षर हैं? इन सारे अक्षरों की गणना के लिए, बोध के लिए हमें आवश्यक है इनको अलग अलग हम करना सीखेंगे, तब हम बता पाएंगे कि इसमें कितने अक्षर हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको और इसे सीखते हैं। अब देखिए रमणी में हमारे पास 6 अक्षर हैं, र, अ, म, अ, ण और बड़ी ई। वैतरणी में हमारे पास 1, 2, 3, 4 अक्षर हैं, स्वर अंदर प्रविष्ट हैं, अंतः प्रविष्ट हैं स्वर, तो 4, 4, 8 हो जाएंगे। इसको हम देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अक्षर हो गए। इसमें देखिए वैतरणी में व, आई, देखो बड़ा आई आएगा, वही, फिर त, अ, र, अ, ण और बड़ी वैतरणी। पौरुष देखिए प, औ, र, छोटा ऊ, श और अ, पौरुष। संदीपनी देखिए स, अ, देखिए अनुस्वार जो है ना, ये अ पे आ गया। अनुस्वार की आदत है, अनुस्वार ऐसा बच्चा है जो व्यंजन के साथ नहीं स्वर के साथ रहता है, स्वर उसकी माँ है। हमेशा जो बिंदी होगी, अनुस्वार होगा, वो झट से निकल के स्वर के साथ आके चिपकेगा। तो संदीपनी में हमने स लिख दिया, अलग कर दिया। इसमें अ है, अ को यहाँ लिखा, द है, द को भी लिखेंगे। इसमें बड़ी है तो बड़ी ही लगाएंगे। प में अ है तो प में अ लगाएंगे। न में बड़ी ई है तो हम इसमें ऐसा लगाएंगे। कैलाश देखिए क, आई, ल, आ, स और अ, कैलाश। ये कैलाश बन गया।
ये था वर्णच्छेद। देखिए, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। हमने जो तोड़े हैं इसी के आधार पे आप आगे भी तमाम वर्णच्छेद को कर सकते हो। और ध्यान रखना, जिसको वर्णच्छेद आ जाएगा वो कभी नहीं अटकेगा, कभी संधि गलत नहीं करेगा, कभी प्रत्यय गलत नहीं करेगा, कभी उपसर्ग गलत नहीं करेगा, वो शब्द भी शुद्ध लिखेगा। अब उदाहरण के लिए देखिए, पौरुष में मैंने क्या किया है, र के बाद मैंने छोटा ऊ लिखा है। यदि मेरे पास रुपया होता, रुपया, तो मैं कैसे लिखूंगा? यदि मेरे पास रूप है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें छोटा ऊ लगता है। ये जो रुपया है ना, रुपया में र है, छोटा ऊ है, प है, अ है, य है, य के बाद आ है, रुपया। हमने कभी किसी स्वर पे मात्रा हलंत नहीं लगाए, देखिए, और पर हमने कुछ नहीं किया, औ पे कुछ नहीं किया, ई पे कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने र पे हलंत लगाया, म पे हलंत लगाया। ये जो हल लगाने का जो धर्म है, हल लगाने का जो गुण है, वो व्यंजनों का गुण है, ये स्वरों का गुण है। गलती से बच्चे स्वर में हलंत लगा देते हैं। अच्छा, स्वर में हलंत लगाने का मतलब है कि बच्चा बेचारा अनाड़ी है, कुछ नहीं जानता है, वो बेसिक ही नहीं जानता है, इसलिए अ पे हलंत लगा रहा है। अ पे हलंत लगेगा ही नहीं, मूर्खतापूर्ण काम है यदि अ पे हलंत लगाते हैं, क्योंकि अ तो स्वर है, स्वर हलंत नहीं लेता है। नाम इसका है हल अंत, इसका नाम है हल। हल का मतलब व्यंजन। देखो, नोट करो आप, हल जो है ना, ये देखिए, हल और अंत, हल का मतलब होता है व्यंजन। तो व्यंजन अंत वाला कौन सा है? र व्यंजन अंत वाला है। क्यों? कि र खुद ही व्यंजन है, इसके अंत में भी व्यंजन ही है। आ का व्यंजन से लेना देना है ही नहीं, आ तो स्वर है, आ तो स्वर है, रमणी में अ स्वर है, रमणी में ई क्या है? स्वर है, इसलिए इसको हलंत नहीं बोलेंगे, नहीं चिन्ह लगाएंगे। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसके अंत में लगने वाले चिन्ह को, आड़ी चिन्ह को हम हलंत कहा करते हैं। ये दोनों मिलके बनता है हलंत, ये दोनों मिलके बनता है हलंत। इस तरह से आपने देखा कि कैसे वर्णच्छेद हम करते हैं। अब इसी सत्र में, अर्थात आपका जो सत्र है ये तृतीय सत्र, तृतीय सत्र में हम एक और महत्वपूर्ण चीज लेके आ रहे हैं, अभी आपको समझा देते हैं। तो इसमें जो है वो अब व्यंजन व्यंजन कैसे मिलते हैं, व्यंजन व्यंजन, ये खेल देखना है आपने को, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी के अभाव में मैं सच कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग, प्रोफेसर रैंक के लोग गलत हिंदी लिखते हैं। जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के नहीं हैं और ठीक गुरु से नहीं पढ़े हैं, तो ये समझो बट्टाधार है। वो तो कुछ चीज़ें मरते दम तक गलत ही लिखते हैं। तो आइए हम लेने वाले हैं व्यंजन व्यंजन का विभेदन, व्यंजन व्यंजन का विभेदन, है ना। तो हाँ, मैं व्यंजन व्यंजन का विभेदन लूँगा। हाँ, मैं व्यंजन व्यंजन का विभेदन लूँगा। व्यंजन व्यंजन बड़ा रोचक है भाई, ध्यान रखना, बहुत रोचक है। और रोचक इसलिए है क्योंकि इसका प्रचार प्रसार कम है, लोग समझते नहीं इस चीज़ को। तो चलिए मैं अगला लेता हूँ, ये व्यंजन व्यंजन का योग, इसको हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या नाम देंगे हम? संयुक्त व्यंजन। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, हमने व्यंजन और स्वर को लिया था। अब मैं व्यंजन और स्वर नहीं ले रहा हूं, अब मैं व्यंजन व्यंजन ले रहा हूं। इसको संयुक्त व्यंजन कहा मैंने, और दूसरा नाम दूंगा व्यंजन व्यंजन, व्यंजन धन व्यंजन। ये जब दोनों मिलते हैं ना तो बड़े ही रोचक अक्षर बनाते हैं। तो हिंदी भाषा में देखिए, अंग्रेजी को अक्षर है ना, ए बी 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 सी सी आपस में नहीं जुड़ते, ये इसकी खासियत है, आपस में नहीं जुड़ते वो, और हमारी आदत उसी तरह की है। लेकिन हिंदी के जो वर्ण है ना, ये बड़े विचित्र हैं। ये जो व्यंजन है आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं और अक्षर ही बदल जाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास अक्षर है, ये देखिए क है आधा, और इसमें श है आधा,
पता है दोनों क्या बनेगा? दोनों कभी भी इस तरह से नहीं लिखे जाएंगे, दोनों मिलके क्षत्रिय का क्ष बनाएंगे आधा वाला। और यदि मेरी इच्छा है इसमें कुछ मिला दूं तो चलो और मिला देता हूं, अब ये बन गया क्ष पूरा। ये देखिए, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरा लेता हूं मैं, दूसरा ये देखिए, त है फिर र है, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाने से त्र बनेगा। ये दोनों हलंत हैं इसलिए हलंत रहेगा। और यदि इसमें आप अ मिलाना चाहते हो तो मिला दो, अ मिला दोगे तो ये त्र का जो हलंत है ना वो हलंत हट जाएगा। और ध्यान रखना है, ये हलंत है या हलंत नहीं है, यही टेक्नोलॉजी है जिसकी खास बात जो है ना हिंदी व्याकरण की प्रौद्योगिकी कह लो, ये यही है। अच्छा, इसमें यदि हम चाहें तो त्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, जिसकी जैसी आदत हो वैसे लिखता है ये। तीसरा देखो आप, तीसरा ये है व्यंजन व्यंजन मिलन का तरीका, जौ है और यों है। हाँ, इसमें अ मिला दिया हमने तो पता है क्या बनेगा? ये बन जाएगा ज्ञों। अब अ मिला के लिख रहा हूं मैं। ऐसे ही 4 नंबर में देखिए, प है और इसमें र मिला दिया हमने, र अ भी मिला दिया तो क्या हो जाएगा? ये प्र हो जाएगा। और यदि हम ऐसा करें, 5 नंबर में ऐसा कर देते हैं, प लिया हमने, र आधा लिया तो पता है क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा, प्र हलंत वाला बनेगा। और छठा और देखो आप, छठे में हमने प लिया, र पूरा लिया, देखिए अ के मिल जाने से र पूरा हो जाता है। यहाँ अ को मैंने अलग दिखाया, यहाँ पे अ को मैंने र में डाल दिया, इन दोनों को मिला देंगे तो ये प्र हो जाएगा। ये प्र जो यहाँ लिखा गया है, क्योंकि चौथे में छठे में कोई अंतर नहीं है। चौथे में अ मैंने अलग दिखाया है और छठे में मैंने अ को र में डाल दिया है, इस तरह से ये प्र बनेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे अक्षर जुड़ रहे हैं वो देखिए। एक बड़ा विचित्र अक्षर है श। श, इसमें जब र जोड़ते हो तो देखिए ये बन जाता है श्र, ऐसा बन जाता है। अच्छा, इस श में यदि आप र आधा जोड़ते हो तो ये बन जाएगा आधा श्र। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब र जुड़ रहा है, ये जो श है ना, इस श में यदि अपन कुछ जोड़ते हैं, कुछ प्लस करते हैं तो ये श बन जाता है, पता है क्या? ये श बन जाता है ऐसा, ऐसा बन जाता है। और हिंदी के विद्वानों ने ये निर्णय लिया है कि भाई श में कुछ जोड़ोगे ना तो ये श को ऐसे मत रखना, ऐसे कर देना, फिर र जोड़ देना। तो स में यदि हम री जोड़ना चाहते हैं, देखिए हमारी इच्छा है कि मैं री जोड़ूं तो ये श्री ऐसा बनेगा, ये ऐसा लिख के ऐसा बनेगा। यदि श में आप र, अभी थोड़ी देर पहले जोड़ा था आपने, र पूरा जोड़ा मैंने, तो देखिए क्या बनेगा? ये बन जाएगा स्र। चलिए हम दूसरा लेते हैं। हमने लिया दंत वाला स लिया, स में हमने जोड़ा र, तो र पूरा है इसलिए क्या होगा? ये बनेगा स्र। अब देखो, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण लोग वाग त्र को स्त्र को एक जैसा मान के चलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैं ले रहा हूं अस्त्र लिखा हमने, ये देखो अस्त्र लिखा तो अस्त्र जो है ना ऐसा होगा, लेकिन अजस्त्र लिखेंगे ना, अजस्त्र मैंने लगातार, ये देखो इस अस्त्र में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, इसमें 5 अक्षर है। इसको ऐसे समझते हैं, हम इसे हटा लेते हैं पहले एक बार। हम केवल स्त्र को समझते हैं। इस स्त्र में कितने अक्षर हैं? स त र, 1 2 3 4 अक्षर है। और इस स्त्र में कितने अक्षर हैं? इस स्त्र में
स, र और अ, ये 3 अक्षर हैं। ये भेद करना यदि नहीं आएगा तो आप समझो कि 2 नंबर खो दोगे। और परीक्षक जानबूझ के ऐसे प्रश्न पूछा करता है, ये ध्यान रखना हमें। अस्त्र में ऐसा हो रहा है, अजस्त्र में ऐसा हो रहा है। इसी तरह से मैंने 6 लिया, इसको 7 नंबर दे रहा हूं मैं। ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 11 नंबर है ना। 12 नंबर देखो आप, 12 नंबर में मैं क्या करूँगा, 100 ये है। अब र को अधूरा रखता हूँ, देखिए र को मैंने अधूरा रखा, उसको जोड़ा तो क्या बना, ये हलंत वाला स्र बना। बहुत ध्यान से देखो, ये मैथ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैथ में तो हमें याद रहता है 2 2 4 होता है, 4 4 8 होता है। ये हम चूंकि पहली बार सीखते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में ये आता नहीं है, इसलिए इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमें ध्यान रखना है कि देखो ये स्र अलग है, ये स्र अलग है, ये स्र अलग है, और ख़ास बात तो यह स्त्र अलग है। मैं 13 ले लेता हूँ यहीं पे, ये देखिए 13 ले रहा हूँ, ये देखिए 13, 100 त, र और अ, ये चारों मिलके बनाएंगे स्त्र। तो ऐसे भी लिख सकते हो, और स्त्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान ये देना है, ये वाला 11 12 और 13 बिल्कुल अलग अलग हैं। 13 अलग चीज़ है, 11 12 अलग चीज़ है। इसको लिखना हमें बढ़िया से आना चाहिए। तो ये ध्यान से देख लो आप। हमने सीखा है, संयुक्त व्यंजन की चर्चा की है हमने। संयुक्त व्यंजन बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही रोचक है, ये आपको आना चाहिए। अब इसके बाद हम लेते हैं एक और बड़ा ही रोचक लूँगा मैं, उसको देखिए आप। चलिए, अब हमारे पास है जो अक्षर है ना, ये देखिए हमारे पास ट है और र है। क्या बनेगा, हमारे पास ठ है और र है। क्या बनेगा, हमारे पास ड है और र है। क्या बनेगा, हमारे पास ढ है और र है। क्या बनेगा, हमारे पास छ है और र है। क्या बनेगा, हमारे पास ह है और र है। क्या बनेगा, हमारे पास ह है और री है। क्या बनेगा, है ना। हमारे पास भ है और र है। क्या बनेगा, हमारे पास कोई भी अक्षर ले सकते हैं। श है और र है। क्या बनेगा, इसको देखो आप। ये बहुत जोरदार चीज़ है, इसे समझने की आवश्यकता है। आप बना सकते हो क्या, अभी तो हमने बताया सारा कि कैसे कोई अक्षर 2 व्यंजन मिलते हैं तो क्या बनता है, बता दिया था। चलो इसका उत्तर दो आप, चलो मैं 2 मिनट में देखता हूँ। तब तक मैं यहाँ पे आपको एक खास बात से परिचित करा दूं। ये मैंने वर्णमाला को फिर से लिया है ना, क्योंकि इस वर्णमाला की जो आकृति है उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है प्यारे। इस वर्णमाला की आकृति में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आकृति के आधार पे ही जोड़ने के नियम बदल जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म।
य र ल व स स स और ह। तो आप बता पा रहे हो टौर ठौर क्या बनेगा? नहीं बता पा रहे हो? अब ध्यान से देखिए, जब हम भ र को मिलाते हैं तो हमारा नियम क्या कहता है? भ र को मिला दो भाई, तो इस तरह से भ्र बन जाता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, यहाँ से भ्र, ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे तो ज़्यादा बढ़िया ये वाला है, ऐसे दोनों चलता है जल्दीबाजी में। अच्छा, श में क्या खास बात है? श में जब रौज मिलाते हैं तो ये सब बदल जाता है। कैसा बनता है ये ऐसा हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये दोनों बातों की चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी, इससे पूर्व वाले उसमें हमने इसकी चर्चा की थी। इसके बारे में आपको जानकारी ये देनी है। देखिए, होना तो र को यहीं की लटक जाना चाहिए था, पर ये र लटकता नहीं है। ये क्या हो जाता है? ये ऐसा लिखा जाता है। ये देखो, ऐसा ठ ऐसा लिखा जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी थोड़ी देर पहले आपने र जोड़ा था तो ये हो रहा था, और आप र जोड़ रहे हो तो यहाँ पे तो इसकी तरह तो लिख ही नहीं रहे हो आप। इसको तो ऐसा होना चाहिए था, ट्र को ट्र में कहीं ऐसा लिखना चाहिए था इसको। तो ऐसा नहीं लिख करके आप ऐसा क्यों लिख रहे हो भाई? ये गलत क्यों कह रहे हो आप इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, ढ से र जोड़ेंगे तो ये ढ्र होगा, छ से र जोड़ेंगे तो ये छ्र होगा, ह से र जोड़ेंगे तो देखिए ये र होगा, और ह से री जोड़ेंगे तो ये देखिए री होगा। अब देख रहे हो, र में ये एक र है, ये री है। जब आप र जोड़ते हो तो ह बनता है, और री जोड़ते हो तो ह्री बनता है। इस शब्द से बनता है हृदय। क्या बनता है? हृदय। और इस शब्द से बनता है ह्रास, ह्रद। ह्रास माने नुकसान, ह्रद माने होता है तालाब। हृदय तो पता है ही आपको, हृदय माने क्या होता है। इस तरह से आप देखोगे ये सारा हो रहा है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई ऐसा क्यों बना? इसमें र इस तरह से भ की तरह प्र की तरह क्यों नहीं बना? ऐसा क्यों बना? असल में इसका उत्तर यहाँ छिपा हुआ है। हमारे जो अक्षर है ना, उन अक्षरों में कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनमें एक लकीर आई हुई है, और कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनमें ऐसा लकीर नहीं है। आप बता सकते हो किसमें किसमें लकीर है, किसमें किसमें लकीर नहीं है? मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ। देखिए, ये जो हमारे पास छ है ना, छ, ये देखिए, छ में पाई जो है, लकीर जो है, इस तरह की लकीर सीधी नहीं है, तो ये आ जाएगा इसकी कैटेगरी में। और ये लकीर वाले अक्षर कौन कौन से हैं? लकीर वाला क है, ख है, ग है। देखिए, ग में डंडा आ रहा है, लकीर आ रही है ना। घ है, आपके पास च है, आ रहा है समझ में। ज है, ज में भी लकीर देखिए नीचे तक आ रहा है। तो आप देखोगे ये च में लकीर है, ज में लकीर है, झ में लकीर है, य में लकीर है, छ में नहीं है, ट में लकीर नहीं है, ठ में लकीर नहीं है, ड में लकीर नहीं है, ढ में लकीर नहीं है, ण में है, त में लकीर है, थ में लकीर है, द में नहीं है, ध में लकीर है, न में लकीर है, प में लकीर है, फ में है, ब में है, भ में है, म में है, य में है, र में नहीं है, ल में है, व में है, श में है, श में है, स में है, ह में नहीं है। तो ह को छोड़कर जितने भी बिना लकीर वाले अक्षर हैं, उनमें जब र जुड़ता है तो र ऐसा हो जाता है। र की आदत है, र बड़ा विचित्र अक्षर है हिंदी भाषा का। र जो है ना, वो कैसे कैसे जुड़ता करता है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो आप ये देख लो केवल कि कैसे र जो है बिना पाई वाले में जुड़ा, तो ऐसा ऐसा लिखा गया। अभी यदि द में जोड़ोगे ना, द में भी तो डंडा नीचे तक नहीं आ रहा है, इसमें यदि र जोड़ोगे पूरा तो पता है क्या होगा? ये ऐसा हो जाएगा, द्र हो जाएगा। यही वो बात है
जो अधिकतर लोग नहीं जानते। वो बस देखा देखी उतार तो देते हैं, इसका कंसेप्ट उनको पता नहीं होता है। आज के बाद आपको ये कंसेप्ट लेके चलना है और शानदार ढंग से आपको हिंदी सीखनी है, हिंदी करनी है ना। अब मैं लेता हूँ एक और महत्वपूर्ण, अगले पेज पे आ रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देख लो आप, ये क्या है। खास बात देखो, ह में र जोड़ा तो हर बना, ह में री जोड़ा तो री बना। री का उच्चारण हिंदी में री होता है, री री। कृष्ण, कृष्ण जो हम बोलते हैं ना, कृष्ण में जो ये है, इसको हम कृष्ण बोलते हैं। हालांकि गुजरात के लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण। पता नहीं क्यों बोलते हैं, उसके पीछे कोई रहस्य होगा। तो उत्तर भारत में कृष्ण बोला जाता है और महाराष्ट्र और गुजरात के लोग कृष्ण बोलते हैं। क में जो री है उसको कृष्ण बोलते हैं। इसका रहस्य है, इस पर हम जाएंगे नहीं, हम कृष्ण ही बोलेंगे जैसा उत्तर भारत वाले बोलते हैं। अच्छा, यदि क में ऐसा लगा हुआ होगा क्र तो उसको कैसे बोलेंगे? इसको हम क्रम बोलेंगे, है ना। कैसे क्रम बोलेंगे? क आर ए एम, क्रम बोलेंगे। इसको कैसे बोलेंगे? क आर आई, इसको हम कृष्ण बोलेंगे, है ना, कृष्ण बोलेंगे। तो ये देखो, ये आई है और यहाँ पे ए है, ये अंतर है। रॉ का जो उच्चारण जो क्रम में लग रहा है वो अ है, और कृष्ण में जो क्री लग रहा है वो आई है। ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने अंग्रेजी में 2 शब्द लिखे हैं। ये क्लियर हो गया? यदि आपको ये क्लियर हो गया है तो हम आगे वाले प्रकरण पे चलते हैं। रॉ की गति पे विचार करते हैं। ये रॉ जो है ना, बड़ा शरारती अक्षर है, पता नहीं क्या क्या करता है। ये कई तरह से बंदर की तरह ये खेल खेलता है और आप समझ नहीं पाते हो कहाँ जाके बैठ गया, और आप पता नहीं क्या से क्या समझ जाते हो। आइए इस चंचल रॉ के बारे में, उसकी गति को पहचानते हैं, ताकि हिंदी में हमारी मास्टरी एकदम पक्की हो जाए। देखिए, र की विविध गति, हमारा टॉपिक ही लिख लेते हैं, र की विविध अवस्था, विविध प्रयोग कर लेते हैं, विविध प्रयोग। ये देखो, र के आगे यदि स्वर आएगा तो र मिल जाएगा। जैसे देखिए, पुनर है, र आ गया ना, र आधा, आधा र की बात हो रही है, र पूरी की बात नहीं हो रही है। आधा र है, आगे पुनर है और इससे आगमन है। तो अब क्या होगा? ये र आ से मिल जाएगा तो क्या बनेगा? पुनरागमन, पुनरागमन, ऐसा बनेगा। अच्छा, ये र के आगे यदि घोष वर्ण, देखा घोष वर्ण कितने काम का है, जो आपने थोड़ी देर पहले सीखा है। र के आगे यदि घोष वर्ण होगा तो ये र 2 काम करेगा। एक तो ओ बनाएगा और दूसरा ये र पे आरूढ़ हो जाएगा, है ना, आरूढ़ हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास शब्द है एक शब्द लेते हैं हम, प्रातर और भ्रमण। देखिए, भ जो है ना, भ, ये जो भ है ना, ये घोष वर्ण है, इसलिए क्या होगा? र भ के ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या बनेगा? प्रातर भ्रमण। देखो, ये है खेल। शुद्ध अक्षर लिखने के लिए हमें इस लेवल पे जाना पड़ेगा, वर्ण को ठीक से समझना होगा, तब जाके कहीं शुद्ध अक्षर लिख पाएंगे हम लोग। यहां देखिए, घोष वाला लेते हैं, जैसे घोष इधर हो तो ओ हो जाता है। जैसे देखिए, शिवस के 100 के स्थान पर र हो जाता है संस्कृत में, और
वंदे है, आगे वंदे अक्षर है। तो ये जो सौ र जो है ना, मैं इसे ठीक कर दूं एक बार। ये शिवर का जो, ये देखिए शिव र वंदे, ये बन जाएगा शिवो वंदे, शिवो बन जाएगा। ये आपके समझ में अभी नहीं आएगा क्योंकि संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो शिवर्धन वंदे है, शिवो वंदे बन जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा है प्रातर्धन भ्रमण है, र को हमने ओ भ के ऊपर डाल दिया तो प्रातः भ्रमण हो गया। और ये कैसे गया, ये देखो रेफ जो है ऊपर चला गया। तो हमारे दो नियम सामने आया, यदि र के सामने स्वर हो तो वो र मिल जाता है, पुनरागमन में हो गया। अच्छा, र के आगे घोष हो तो ये र जो है भ पे चढ़ जाता है। और दूसरा देखो आप, र के आगे यदि अघोष हो, अघोष हो तो पता है क्या होता है, यह र विसर्ग बन जाता है। र क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है प्रातर, दूसरा है काल। तो पता है क्या होगा, ये जो क है ना, क अघोष में आता है। आपको ध्यान आया, क अघोष में आता है। तो अघोष में आने के कारण ये जो र है वो विसर्ग बन जाएगा। तो क्या बनेगा, प्रातः काल, प्रातः काल, ये है। यदि प्रातः काल लिख दोगे तो गलत हो जाओगे, और यदि यहाँ पे प्रातः भ्रमण विसर्ग डाल दिए तो वहां गलत हो जाओगे। चूंकि भ जो है घोष में आ रहा है इसलिए र बन के आएगा। प्रातः काल में क जो है वो अघोष में है इसलिए र विसर्ग बन जाएगा, है ना। ये तीन देखा आपने। चौथा र के बारे में देखिए, र के आगे यदि र है तो इस र का लोप हो जाएगा, और इसके पहले जो स्वर है वो स्वर दीर्घ हो जाएगा। ऐसा नियम है। मैंने बोला ना, र बड़ा खिलाड़ी अक्षर है, इतनी सारी परिवर्तनों पे ये काम करता है, इतने सारे अक्षरों को बदलता है, कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा। इसलिए आप बढ़िया से याद कर लो, यदि र आमने सामने है तो र से पहले वाला स्वर बड़ा हो जाएगा, और ये जो र है ना ये लोप हो जाएगा, और ये जो र है ना ये यथावत रहेगा, ये यथावत ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे हम, है ना। तो देखिए ये इसका पूरा नियम है। ये कैसे बनता है देखिए, जैसे हमारे पास है निर नाम का एक शब्द है, निर और आगे रोग है। अब देखा जाए तो इसकी ये स्थिति है, न है, ई है, र है, फिर रोग है। देखना ये नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो र से पहले ये स्वर है, देखना र से पहले स्वर होना चाहिए तो वो स्वर क्या बन जाएगा, दीर्घ बनेगा। देखिए र से पहले ई स्वर है और र से आगे ये र भी है, तो र के आगे र होने के कारण ये बड़ा हो जाएगा, इस र का लोप हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, जब हमने ई को बड़ा किया तो हमारे पास अक्षर हो गया ई बड़ा, इसका लोप किया तो आपके पास केवल रोग बचा, तो आपने लिखा, और जो मिलाओगे आप तो क्या बन जाएगा ये, तो मिलाने के बाद ये बन जाएगा निरोग। अब शब्द शुद्धि में, संधि में ये बात पूछी जाती है कि निरोग छोटी सही है कि बड़ी सही है। तो फिलहाल हमने बड़ी वाला जो निरोग कैसे सही है उसकी हमने चर्चा की आपसे। आज मैंने ये सारे अक्षरों को सारे जुड़ने वाले अक्षरों को हमने लिया है और कोशिश की है कि आप इनको समझें। ये बहुत ध्यान से करना होगा। हमारी क्लास के बाद आप इसको पोंछ करके एक एक चीज़ को समझिए, ये आपकी ज़िंदगी सुधार देगा, क्योंकि हिंदी में इतनी बारीकी बात कोई करता नहीं है। और एक ही क्लास में ये जो हमने 3 क्लास ली है, 1, 2, 3, ये पूरी वर्ण की पूरी चर्चा इसमें आ गई है। सामान्य रूप से यही प्रश्न बनते हैं, या यूपी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी का एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे वो टीचर्स का हो,
चाहे पुलिस का हो, चाहे एसआई का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी भाषा प्रशासनिक सेवा परीक्षा ही क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश का, बिहार का या राजस्थान का, उसमें जो चीज़ें आती हैं वो इसी से संबद्ध होती हैं। आज तो हमने केवल वर्ण लिया है, वर्ण, अक्षर, वर्ण, उसके कैसे कैसे क्या होते हैं उसकी चर्चा की है। अब चलते चलते समापन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। 5 मिनट में, 10 मिनट में मैं इससे संबंधित अभ्यास देता हूँ। अभ्यास का मतलब कैसे वो अक्षर अलग अलग होंगे वो आपको बताना है। और अक्षर कौन से, जैसे रामायण को आपने र, आ, म, आ, य, अ, ण, अ किया था, अब रामायण को नहीं तोड़ना है, अब आपको संयुक्त व्यंजन वाले वर्णों को तोड़ना है। आइए देखते हैं इसको और फिर हम इसे करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लेंगे वर्णच्छेद। कौन सा वर्णच्छेद? पहले भी लिया था, लेकिन वर्णच्छेद जो है ना, ये संयुक्त व्यंजन का है। संयुक्त व्यंजन से संबंध है वर्णच्छेद। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, वर्णच्छेद। देखिए, हमारे पास शब्द है श्रौत्र, पुत्र, अजस्त्र, सहस्त्र, श्रवण, हमारे पास शब्द है मूत्र किच्र, हमारे पास शब्द है चच्छृष्ट, हमारे पास शब्द है कृतज्ञ, बहिष्कार, स्वयंवर, तीक्ष्ण, पर्याय, पर्यंत, चक्षुस्रवा, ये मैंने कुछ अक्षर रखे हैं, शब्द रखे हैं। इन शब्दों को आपको अपने पूर्ववर्ती नियम के अनुसार अलग अलग वर्णच्छेद करने हैं। इनको करिए आप। हम यहीं पर अपने पाठ को विरमित करके और एक बार पुनः अगले सेशन में हम आपसे मिलते हैं। ये है हमारा आज का जो पूरा वर्ण था, वो सारा वर्ण आपने देखा, जाना, समझा। और मैं चाहूँगा कि थोड़ी साधना कर लो, इसको समझ लो, बहुत सुखी रहोगे आप। जिसको ये नहीं आएगा, आगे का प्रत्यय करना, आगे का संधि करना सब बेकार है, क्योंकि बार बार यही आना पड़ेगा हमें मुड़ के। इसलिए बढ़िया से इसको देख लीजिए। अगले सेशन में हम करेंगे तत्सम और तद्भव की चर्चा, ठीक है ना। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से, जो बात पहले आनी चाहिए उसको पहले ले रहा हूँ, और ये बात क्लियर हो जाए तो आगे वाली बातें फटाफट आपकी क्लियर हो जाएंगी। एकदम वैज्ञानिक ढंग से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो मैं आचार्य दामोदर यू मैक्स की ओर से आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपके जीवन में ये हिंदी वाला जो सेशन है, अन्य जो क्लास है उनके साथ साथ हिंदी वाला जो सेशन है, ये आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि मैं बहुत बड़ा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है मैं जिन तथ्यों को आपके सामने रखा है वो किसी किताब में या फिर किसी आचार्य के द्वारा इतना विस्तृत ढंग से साफ साफ नहीं बताया गया है। आप देखोगे भारत सरकार की पुस्तक है, देखो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। भारत सरकार की पुस्तक में लोग बाग ये कहते हैं कि 4 संयुक्त वर्ण हैं, और मैं ये कह रहा हूँ संयुक्त वर्ण देखो कितने हैं। ये संयुक्त वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण है, ये संयुक्त, ये सारा उदाहरण ही संयुक्त वर्ण का है।
कम से कम मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1700 संयुक्त वर्ण हैं। जो 4 संयुक्त वर्ण मानते हैं ना, वो भ्रांत हैं। वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, चीज़ों को समझते हैं नहीं। उनको ये नहीं पता कि हिंदी आई कहाँ से है। हिंदी आई है संस्कृत से। जब तक आप संस्कृत की सेवा नहीं करोगे, संस्कृत को ठीक से नहीं जानोगे, आप कभी भी वर्णों के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। आपको तो चुप रहना चाहिए। और यही हो रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर देख के पढ़ लिया, बच्चों को पढ़ाने लग गए, और क्या पता, हम तो ये सोचते हैं कि इन सारी बातों को लेके आप आगे बहुत आगे जाएंगे, ये आपके जीवन का आधार बनेगा। तो मैं अपने इन्हीं बातों के साथ अपने को मैं विरमित करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए यू मैक्स और आचार्य दामोदर की ओर से आप सबका साधुवाद, धन्यवाद।